Mr. Brajlal, I can see him. Yes. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है। महोदय, अभी जो चुनाव हुए और उसमें दो ऐसे नैरेटिव गढ़े गए। एक नैरेटिव था बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी। दूसरा नैरेटिव था जो दलितों में फैलाया गया, जो मैं खुद दलित हूँ, कि जब बीजेपी आएगी तो दलितों का, आदिवासियों का, बैकवर्ड्स का आरक्षण छीन लेगी। ये नैरेटिव बने और बड़ा इसका प्रचार प्रसार हुआ। महोदय, ये नैरेटिव हमारे यहाँ तो बनाया ये कांग्रेसी भाइयों ने, वामपंथियों ने, टीएमसी ने, लेकिन कहीं नहीं कहीं ये विदेश से जुड़ा था, डीप स्टेट से। डीप स्टेट वो इंटरनेशनल शक्तियाँ हैं जो भारत को प्रगति नहीं देख पाती और हर तरह से फंडिंग करती हैं, गुमराह करती हैं, और इस तरह उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था, मोदी हटाओ। और उसी में ये दो नैरेटिव ये चला। महोदय, जहाँ तक संविधान की बात है, मैं बड़ा लकी रहा कि जब मैं सिविल सर्वेंट हुआ और पहले 4 महीने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 1 मार्च 77 को देहरादून फॉरेस्ट एकेडमी में, उस समय चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे, जनता पार्टी जीत रही थी और हम सब लोग खुशी मना रहे थे। 4 महीने बाद मैं सिविल सर्वेंट में हो गया आईपीएस ऑफिसर। तो जो मसूरी एकेडमी में आया तो हम लोगों को हमारे लॉ इंस्ट्रक्टर 2 जजमेंट पढ़ाते थे। एक था गोलकनाथ केस और दूसरा केशवानंद भारती केस। ये हम लोगों को उस समय पढ़ाए जाते थे। और क्या था गोलकनाथ केस? संसद ऐसा कोई परिवर्तन संविधान में नहीं कर सकती जिससे यहाँ के सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो जाए। फंडामेंटल राइट्स पर था। उसके बाद केशवानंद भारती केस, बहुत 13 जजेस की बेंच थी, वो हुआ और उन्होंने कहा आप संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। ये केशवानंद भारती केस था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी जो उनके जड़ों में, उनके डीएनए में तानाशाही थी और वो चीज़ें उस समय की प्रधानमंत्री वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और इमरजेंसी हम सब लोगों ने देखा है। जब 25 जून 75 को इमरजेंसी लागू हुई, उस समय मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमएससी प्रीवियस का छात्र था। जगमोहन सक्सेना जी का जजमेंट, सुर्खियां बनी थी। अब तो तमाम मटेरियल है कि उस समय कांग्रेस पार्टी ने धमकाया गया जगमोहन सक्सेना जी को और कहीं से आया उनके पास कि अगर आपने कोई विपरीत जजमेंट दिया तो अपनी पत्नी से कह दीजिए अगला करवा चौथ का व्रत न रखें। जगमोहन सक्सेना जी ने बड़ा मार्मिक स्टेटमेंट दिया कि सौभाग्य से, उन्होंने सौभाग्य शब्द इस्तेमाल किया, मेरी पत्नी का 3 महीने पहले देहांत हो गया है। तो ये हाल था उस समय कांग्रेस पार्टी को, जुडिशरी को धमकाया जाता था। महोदय, उसके बाद शुरू हुआ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, तो उन्होंने बना ही दिया था, लेकिन दूसरा शुरू हुआ कमिटेड जुडिशरी। वहाँ पर ये हाल था। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि कमिटेड जुडिशरी का ये हाल था, पॉलिटिशियन टू जुडिशरी टू पॉलिटिशियन। वो किस्सा है जस्टिस बहरुल इस्लाम। जस्टिस बहरुल इस्लाम साहब आसाम के थे और वो 62 में राज्यसभा में आए, 68 में दोबारा वो राज्यसभा में आए। बीच में कांग्रेस पार्टी से आसाम में चुनाव भी लड़े। उसके बाद राज्यसभा के मेंबर थे। 72 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो हो गए, कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा जी ने उनको बना दिया हाई कोर्ट जज, गुवाहाटी हाई कोर्ट। सीधे पॉलिटिशियन से, और वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए। उसके बाद रिटायर होते हैं, उसके बाद वो फिर आ जाते हैं राज्यसभा में। 72 में फिर इस्तीफा देते हैं
और जब वहाँ से रिटायर होते हैं तो 9 महीने बाद रिटायर होने के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में वो जज बनते हैं और एक जगन्नाथ मिश्रा जी का, बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, करप्शन केस था, उसमें उन्होंने उनके फेवर में जजमेंट दिया और जजमेंट देने के बाद फिर इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राज्यसभा आ गए। तो ये हाल था जिसको कहते थे कमिटेड जुडिशरी। तो ये संविधान में जो परिवर्तन किए गए, जुडिशरी में जस्टिस ए एन रे कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, ये हम सभी लोगों को मालूम है। तो वहाँ ये कल्चर चला जुडिशरी को धमकाने का, कमिटेड जुडिशरी का, और उसका नंगा नाच खेला गया। संविधान बाबा साहब ने बनाया और ये जो उन्होंने नैरेटिव गढ़ा, तो दलितों में जानते थे इन नैरेटिव में कि दलित जहां संविधान, पूरा देश संविधान को कमिटेड है, लेकिन चूंकि दलित बाबा साहब के लिए बड़ा भावनात्मक रुख रखता है, तो ये जब बात बताई जाती थी कि साहब संविधान बदला जा रहा है, तो ये इसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। संविधान में जो हालत किया कांग्रेस ने, उसका मैंने एग्जाम्पल दे चुका हूं। इमरजेंसी से बड़ा कलंक कुछ नहीं हो सकता। लोकतंत्र का सबसे बड़ा कलंक, संविधान पर सबसे बड़ा हमला, जहां लाखों में लोग बंद कर किए गए और तमाम नेता ऐसे थे बड़े बड़े, चाहे उसमें भी हमारे बीजेपी के उस समय बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण जी, मुलायम सिंह जी, ये सभी लोग जो है, जॉर्ज फर्नांडीज जी, ये बंद हुए। और अभी मुझे एक सीन दिखाई पड़ रहा था बड़ा, कि जहां कांग्रेस संविधान लिए हुए और झूठ बोल रही थी कि संविधान जो है बीजेपी बदल देगी। जहां ये झूठ बोल रहे थे, वहीं पर पीछे पीछे हमारे समाजवादी पार्टी के भाई लोग भी तख्ती लिए खड़े थे। अरे इनको तो जो इमरजेंसी का दिन था 25 जून, उसको तो जो समाजवादी, बड़े बड़े समाजवादी ने यातनाएं झेला, इनको तो उनके सम्मान में, उनके उसमें इसको कंडेम करना चाहिए था, उनका सम्मान करना चाहिए था, लेकिन ये लोग भी उनके साथ खड़े थे। महोदय, दूसरी बात आती है, जो कहा गया, जो दलितों को भ्रमित करने का, वो था कि आरक्षण छीना जा रहा है। आरक्षण, बाबा साहब संविधान निर्माता खुद दलित थे, उन्होंने दलित की वेदना झेली थी और उसके बाद संविधान बना। 61 में नेहरू जी ने एक पत्र लिखा सभी मुख्यमंत्रियों को कि मुझे आरक्षण पसंद नहीं है। उस समय आरक्षण केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का था। इसी सभा में प्रधानमंत्री जी ने ये चीज़ कहा था और उसके बाद उन लोगों ने, भाई लोगों ने क्या किया कि उनका जवाहरलाल नेहरू जी को तो हटा दिया कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था मोदी जी को आरक्षण पसंद नहीं है, वो पार्ट उसको मीडिया पर काट करके खूब चलाया गया और दलितों में कि देखिए मोदी जी कह रहे हैं हमको आरक्षण पसंद नहीं है। दूसरा महोदय कहना चाहता हूं, चूंकि मैं सीधे उससे जुड़ा रहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी 1920 में बाय एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसके पहले 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, वो भी एक्ट पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आरक्षण देती है, पहले दलितों आदिवासियों को, अब तो गरीब सवर्णों को भी और ओबीसी को। लेकिन वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लोगों में बड़ी भ्रांति है कि साहब ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी से, नॉट अ माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है वो राजा महेंद्र प्रताप ने दिया था। इसमें जहाँ नवाबों ने पैसा दिया, राजा विजयनगरम, महाराजा पटियाला, महाराजा दरभंगा, इन तमाम हिंदू नवाबों ने भी, राजाओं ने भी पैसा दिया। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट ए माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी। इसको जब डिबेट हुआ संविधान सभा में, बड़ा लंबा डिबेट है, उसको आप देखेंगे तो सब मिल जाएगा। लेकिन आज़ादी के बाद संविधान लागू हुआ, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आज तक रिजर्वेशन नहीं दिया। और ये केवल कांग्रेस की दादागिरी थी कि सब कुछ होने के बाद ये नहीं दिया गया। 67 में एक बड़ा फेमस केस है मोहम्मद बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें
7 जजेस की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा था कि आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा। लेकिन 67 के मोहम्मद बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के बेंच के बावजूद भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया, कांग्रेस की दादागिरी। उसके बाद इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के बाद 80 में कांग्रेस फिर पावर में आती है और अपनी तुष्टीकरण की नीति के साथ इन्होंने कहा कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा देंगे। 81 में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट को बदल दिया और ये कहा है तो मुस्लिम्स के लिए है, उनके शिक्षा के लिए है, उनके उत्थान के लिए है। इस तरह से एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को सुनिश्चित करती है, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देती है, वहीं पर एक पार्टी कानून बना करके दलितों का, ओबीसी का, सबका आरक्षण छीनती है, जो कांग्रेस ने किया 91 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में परिवर्तन करके। वो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। 2005 में जस्टिस अरुण टंडन ने जजमेंट दिया कि ये जो किया गया है ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन है और आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। फिर चले गए डिवीजन बेंच में। 2006 में जस्टिस एन रे और जस्टिस अशोक भूषण जी ने जजमेंट दिया कि ये जजमेंट अच्छा है, लेकिन जस्टिस अरुण टंडन को, जो कांग्रेस ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया 81 में, परिवर्तन करके उसको क्वेश कर देना चाहिए। नाउ इट इज हेयर बाय क्वेस्ट। ये क्वेश हो गया और आज वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, जजमेंट रिजर्व है। और कौन उनके लिए कर रहे हैं प्रयास? कौन वकील खड़े होते हैं दलितों को ओबीसी को आरक्षण ना मिले अलीगढ़ में? वो हैं कांग्रेस के लोग जुड़े हुए। ये नहीं चाहते तो एक तरफ ये बात करते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, बैकवर्ड के हितैषी हैं, और एक तरफ कानून बनाकर ये आरक्षण छीनते हैं। महोदय, दलितों को बहुत भ्रमित किया गया। अभी आप जानते होंगे कि अभी जो सीए पास हुआ 2019 में, संविधान संशोधन अधिनियम, उसमें सबसे ज़्यादा अगर लाभान्वित हुए हैं तो एससी और एसटी लाभान्वित हुए हैं। अभी उनको जो है नागरिकता मिलना शुरू हो गया है। इसमें सबसे ज़्यादा वो थे नमोशूद्र और मतुआ, जो बांग्लादेश से भगाए गए थे। जोगेंद्रनाथ मंडल जी के कारण जो रुक गए थे, दलित नेता जो पाकिस्तान के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने, लेबर मिनिस्टर बने, और उन्होंने जो आज एक राजनीति चलती है भीम मीम की, और कहा जाता है अगर दलित मुस्लिम मिल जाएं तो इस देश पर राज करेंगे, बैकवर्ड मिल जाएं तो राज करेंगे। अरे हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसकी बात करते हैं। हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब भारतीय हैं। लेकिन ये जो राजनीति चली, उसी में मंडल जी बड़े विद्वान थे, बाबा साहब के बाद वो भी, और वो कंबाइंड बंगाल में लॉ मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। और 1946 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी नेहरू जी के अंडर में, तो भारत के अविभाजित भारत के लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने बाबा साहब की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा बाबा साहब हमारे दलित इस्लामिक कंट्री में बहुत अच्छे रहेंगे, और वो पाकिस्तान का ऑप्शन दिया, वहाँ के लॉ एंड लेबर मिनिस्टर बने। लेकिन जो हाल उनकी वजह से पाकिस्तान में हुआ, जो कत्लेआम हुआ, क्योंकि दलित वहाँ रुक गए थे, और उसके बाद वो खुद 8 अक्टूबर सन 1950 को 3 साल में भाग आए। जब वो भाग आए तो दलितों में भगदड़ मची। उनको बसाया गया आसाम में, बंगाल में, और उत्तर प्रदेश में भी। मैं एक जिले का एसपी था, 86 से 88 में गया तो उनके बीच में भी। और वो था पीलीभीत। अकेले पीलीभीत में इस समय 2.5 लाख दलित बंगाली हैं, नमोशूद्र मतुआ, उनको बसाया गया। कांग्रेस ने कभी उनको नागरिकता देने की नहीं सोची, और उनको अगर नागरिकता दिया है तो दिया है नेहरू जी तो विरोध करते थे, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह जी ने जो सीए लाया, तो सीए में उनको आज नागरिकता मिली। आज वो भारत के नागरिक हैं। और उसका विरोध कौन कर रहा था सीए का? कांग्रेस।
यहीं आपके दिल्ली में महीनों चला, लखनऊ में घंटा घर पर चला, कांग्रेस के लोग हाजिरी देते थे और अरविंद केजरीवाल जी तो खैर यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, यहाँ की आप पार्टी उनका तो सब प्रायोजित ही था, तो वहाँ विरोध होता था सीएए का। अरे सीएए का विरोध, जो टोटल नागरिकता मिली है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भगाए गए हिंदू, सिख, ईसाई और जैन सब, उसमें जो नागरिकता मिली है 70 से 75% दलित हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं। इसलिए इन विरोधी पार्टियों के कहने का हक नहीं है कि ये अनुसूचित जाति, एससी, एसटी, ओबीसी के हितैषी हैं महोदया। तो ये जो है विरोध किसका कर रहे थे? दलित का, आदिवासी का, बैकवर्ड का। और यहाँ क्या बोलते थे? आरक्षण छीन लेंगे। तो ये जो नैरेटिव इन्होंने गढ़ा वो इतना भ्रमित किया गया, लेकिन एक काठ की हंडी एक बार चढ़ती है महोदया, ये काठ की हंडी दोबारा नहीं चढ़ने वाली। जैसे हमारे कई मित्रों ने कहा, इन्होंने प्रिंटेड पेपर दस्तखत करके, उस पर माननीय राहुल गांधी जी का है दस्तखत, माननीय खड़गे जी का है, और कहा कि जैसे हमारी सरकार आ रही है 1 जुलाई से 8,500 और 1 साल में 1 लाख, और आज उस पर उन्होंने दिया कि आइएगा, और आज कांग्रेसी कार्यालयों में उनकी भीड़ लग रही है, लाइए पैसा हमको। आज वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं। तो ये मूर्ख आप हमेशा नहीं बना सकते। इस देश की जनता जागरूक है। अगर इमरजेंसी को तार तार कर दिया, हमारी लोकतंत्र वो जड़ से जुड़ी है, वो कायम है, आप कुछ नहीं कर पाए। और उसके बाद आज भी वो मौजूद, लेकिन इन कांग्रेसियों को, विरोधियों पार्टियों का कोई हक नहीं है कि संविधान की रक्षा करने वाले हैं। अरे संविधान को तो इन्होंने हमेशा तहस नहस किया है। माननीय राष्ट्रपति जी ने और एक चीज़ बड़ा टच किया है, और वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड बना था 1860 में। कब बना था? जब 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। अंग्रेजों की नींव हिल गई। उन्होंने कहा भारतीयों को गुलाम कैसे बनाएं परमानेंटली, तो आया इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। महोदया, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब बना, और मेरा भी थोड़ा जो योगदान है, क्योंकि मैं चेयरमैन रहा उसका, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर, मेरे कमेटी से भी वो गुजरा है। अंग्रेजों ने बनाया था दंड देने के लिए भारतीय दंड संहिता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें जो बना, एक्ट पास हुआ, जो 1 जुलाई से लागू होना जाए, मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि मैंने भी इसमें काम किया है। और उसमें रखा गया है भारतीय न्याय संहिता। हम दंड नहीं, न्याय दे रहे हैं। सीआरपीसी जो थी उसका नाम रखा गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हमारे कई कांग्रेसी मित्र कहते थे भारतीय नागरिक सुरक्षा मीन्स सिविल डिफेंस। हम कहा नहीं जनाब, सिविल डिफेंस नहीं। 1952 में हमारा संविधान लागू हो गया। 1950 में संविधान लागू होने के बाद जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को मिल जाने चाहिए था। इसलिए जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अंग्रेजों का दिया हुआ था, कांग्रेस तो जब आज़ादी आई है देश में, देश गणतंत्र बना, तो उसके पहले उनको इसको बदल देना चाहिए। लेकिन ये तो लोग खुद अंग्रेजी मानसिकता के हैं, अंग्रेजों के गुलाम रहे, गुलामी को स्वीकार, और वही चीज़ स्वीकार करते हैं कि आज वही कानून बना रहे जो अंग्रेजों को बनाया हुआ था। तो इन्होंने इसका हमेशा कोशिश किया कि ये ना हो, तो कहते हमने कहा नहीं साहब, ये है क्योंकि संविधान हमारा लागू हुआ, तो ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी का अब नया नाम है, वो है संविधान प्रदत्त अधिकार जो देशवासियों को उनको देने का है। तीसरा है साक्ष्य अधिनियम। अब इसमें अधिनियम में मैं बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के लिए इम्पॉर्टेंट था पैसा, देश को लूटना। उनको मानवाधिकार से कोई मतलब नहीं था। जलियांवाला बाग हो, तमाम इंसिडेंट, और किस तरह से व्यवहार करते थे। मसूरी में जाइए तो हम तो वहाँ ट्रेंड हैं, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। वो मानसिकता उनकी थी।
और इसके लिए जो है एक्ट बनाया। उस एक्ट में उनको दो सबसे बड़ा जुर्म होता महोदय, मानववध, हत्या, मर्डर, और दूसरा होता है बहनों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार। लेकिन बलात्कार कहाँ रखा उन्होंने? सेक्शन 376 इंडियन पेनल कोड, 376 नंबर उनकी वो प्राथमिकता नहीं थी। और मर्डर कहाँ रखा? 302। लेकिन अब जो बना नया भारतीय न्याय संहिता बना है महोदय, पहला चैप्टर है ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसमें जो बलात्कार की सजा दी गई है, अगर नाबालिग बच्ची है, 12 साल से कम है और गैंग रेप होता है तो सजा है फांसी की सजा। बलात्कार में आजन्म कारावास की सजा है और मिनिमम है 20 साल। तो ये सरकार जो कहती है हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, महिलाओं का अधिकार देंगे, और हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसी पार्लियामेंट में पास किया है, उस पर खरी उतरती है। और जो नया एक्ट आ रहा है और 1 जुलाई से, उसमें महिलाओं के लिए पहला चैप्टर है ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। उसके बाद है ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, जिसमें मर्डर है, उससे जितने रिलेटेड हैं। तो इसलिए ये जो एक्ट बने हुए हैं, इसमें हम लोगों ने एक ये किया है इस नए एक्ट में कि हमने न्याय देने का कहा है, दंड देने का नहीं। अब इसके बाद कई चीजें नई थी। एक था ऑर्गेनाइज क्राइम, बड़े बड़े माफिया बने। बॉम्बे के हमारे मुरली देवड़ा जी बोल रहे थे, आतंकवाद था, और वहाँ कौन कौन अंडरवर्ल्ड चलता था वो सभी जानते हैं। पूरे देश में था, अंग्रेजों के ज़माने में नहीं था। तो उसके बाद जो ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ एक्ट बनना चाहिए था वो नहीं था। उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, पुलिस अधिकारी रहा हूँ, डीजीपी रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर पर कार्रवाई हुई, हजारों करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई, क्योंकि हमारे पास उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट था। महाराष्ट्र में मकोका था। लेकिन अब की बार ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो नए अधिनियम में जोड़ा गया है, जिससे पूरे देश में ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको उसी तरह से जड़ से ख़त्म कर दिया जाए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ है। और आज उत्तर प्रदेश का जो माफियाओं पर कार्रवाई है वो केवल हमारे देश में नहीं, हमारे प्रदेशों में होती है। और विदेश में एक एमपी थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ दिन हमारे यहाँ जाना चाहिए था। तो ये जो है दूसरा टेररिज्म, मुरली देवड़ा जी का बता रहे थे, बॉम्बे में रोज़ विस्फोट होते थे। उन्होंने 26/11 का जी किया, जावरी मार्केट का किया, इंडिया गेट का, गेटवे ऑफ इंडिया किया, तमाम रोज़ बम ब्लास्ट होते थे। और ये हालत था, जब बम ब्लास्ट होते थे तो उसको नैरेटिव बदला जाता था कि नहीं साहब ये तो भगवा आतंकवाद है। एक हमारे मेंबर हैं राज्यसभा में, अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन उनको जरूर मालूम है कि जब 26/11 हुआ तो कहा गया ये तो पाकिस्तानियों का हाथ नहीं है, ये तो आरएसएस का हाथ है। और इंडियन मुजाहिदीन जो नाम है ये है बजरंग दल का कोड नेम है। और वहां पर एक किताब लिखाई गई 26/11 आरएसएस की साजिश। इसके अलावा एक वहां रिटायर्ड आईजी जनाब थे, उन्होंने भी लिखा। और वो राज्यसभा सांसद कांग्रेस के हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने बम्बई जा करके उसका अनावरण किया, दिल्ली में विमोचन किया दिल्ली में, वहाँ किया कि ये आतंकवाद तो भगवा आतंकवाद है। इसी तरह से गोधरा कांड का तो लालू यादव जी ने परिदृश्य ही बदल दिया। 2005 में वहाँ चुनाव होने वाला था, 2004 में रेल मंत्री बने, रेलवे मिनिस्ट्री को अधिकार नहीं होता कोई जुडिशियल कमीशन बनाए, केवल राज्य सरकार या सेंटर बनाती है। जस्टिस बनर्जी केस बनाया और उन्होंने कहा बनर्जी जी ने इसी रेल भवन में किस कमरे में लिखा जाता था, टाइपिस्ट कौन है, मैं भी 5 साल रहा हूँ, 7 साल रेलवे में डिप्यूटेशन पर चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर रहा हूँ, और वहाँ पर वो दस्तखत करते थे बनर्जी साहब। और कहा गया प्लीज कंक्लूड, प्लीज आई एम कंक्लूडिंग मैडम। और कहा गया ये तो आतंकवाद था ही नहीं, ये तो कोई बाहर से अटैक हुआ ही नहीं,
ये एक्सीडेंट था। और उन्होंने एक वो बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाबा लोग थे, चले आ रहे थे अयोध्या दर्शन के बाद, चिलम पी रहे थे और आग लग गई। ये हुआ, पर्दे से बदल दिया। अहमदाबाद हाई कोर्ट को सलाम करता हूं, इन्होंने जो रिपोर्ट बनाए लोकसभा राज्यसभा में पेश नहीं कर पाए और उसको अहमदाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। उसमें 11 लोगों को फांसी और 21 को आजम कारावास हुआ। तो आज जो पूरे देश में कहीं आतंकवाद नहीं है, आज जीरो टॉलरेंस की नीति है, हमारी नीति है, इच्छा शक्ति है। और जब ये शांति व्यवस्था नहीं रहती तो डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि आज पूरे देश में शांति व्यवस्था है। इसलिए भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी हम 2 साल में बनने जा रहे हैं। और 47 में मोदी जी का जो विकसित भारत है हम बनेंगे और 100% बनेंगे, जिसका एक मूल आधार होता है कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था, आतंकवाद, अपराध के पर जीरो टॉलरेंस। इसके लिए मैं इस शब्दों के साथ माननीय राष्ट्रपति जी को उनके भाषण पर मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। स्पेशल मेंशंस। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।